चलो देखो चलो बाबू तुम लोग का चलो क्लास 12 का तुम लोग का है इंडियन, कहाँ भाग जा रहा है ये, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसको लिखने वाले थे महात्मा गांधी जी लिखने वाले थे। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि हमारा भारत की जो सभ्यता है या संस्कृति है वो किस प्रकार है, किस तरह का बदलाव आया है या नहीं आया है, और इसके साथ साथ हम पश्चिमी सभ्यता की भी बात करेंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर में है पश्चिमी सभ्यता के बारे में। तो पश्चिमी सभ्यता कहने मतलब जो यूरोप वाला एरिया है, ठीक है, भारत से अलग, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसको लिखने वाले थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका फुल नेम है जो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना। इनका जन्म हुआ था 1869 में और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। इनका ये जीवन काल है, यही है इनका ये जीवन काल। ठीक है ना। अब देखो ये क्या थे, पॉपुलर नॉन एज द बापू या द फादर ऑफ द नेशन। इनका पॉपुलर नाम था बापू, और ये फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने देते हैं, यानी राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते थे ये। ठीक है, और क्या थे नेक्स्ट देखो, मोहनदास करमचंद गांधी वाज द मोर स्पिरिचुअल लीडर देन द पॉलिटिकल लीडर। ये क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, मतलब आध्यात्मिक जो थे, आध्यात्मिक ये नेता अधिक थे पॉलिटिकल नेता की तुलना में, यानी ये आध्यात्मिक नेता थे। कहने का मतलब ये राजनीति में तो थे लेकिन ज़्यादा ये थे किसमें, आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक से संबंध रखते थे ये, पूजा पाठ से या भगवान पे विश्वास पे, इन चीज़ों पर ये इनका विश्वास रहता था, इसलिए इसे स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता था। नेक्स्ट क्या, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या किया, ये अपने इन्होंने दो अस्त्र शस्त्र यूज किया था, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का। ये इनका अस्त्र शस्त्र था, इनका हथियार था, जिन्होंने ये यूज किया था किसके खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ किया था, जो हमारे देश में शासक कर रहे थे। उन्हें हटाने के लिए, उनसे आज़ादी पाने के लिए ये रूल अपनाए थे। तो उनका मेन जो हथियार था वो सत्य का था और नॉन वायलेंस का था। सत्य और अहिंसा के रास्तों पर ये चलकर जो है हमारे देश को आज़ाद किए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ट्रूथ वाला और नॉन वायलेंस वाला। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा और ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, यानी हमेशा ये सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलते थे। ठीक है ना, ब्रिटिशों से इतना युद्ध हुआ लेकिन ये कभी नहीं हथियार उठाए। ठीक ना, जो भी बात रखते थे वो अहिंसा के खिलाफ पर देश को आज़ाद किए हैं। तो इनका ये चीफ वेपन था, यानी मुख्य हथियार था इनका ब्रिटिशों के खिलाफ, और ये इंडिया को आज़ादी दिलाने में मदद किए। ठीक है, फिर देखो फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, गांधी जी के जीवन काल में 1915 से लेकर 1948 तक ये भारतीय पॉलिटिक्स में डोमिनेंट रहे, सक्रिय रहे, मतलब उन तक जो इतने समय तक उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में काम किए, नेताओं के रूप में काम किया, आध्यात्मिक नेताओं के रूप में इन्होंने इतना दिन तक काम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है इनका, ही डेड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन
13 जनवरी 1948 इनको क्या कर दिया गया था, वो मार दिया गया था 1948 को। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु कर दी गई। किसके हाथों? एक कट्टरपंथी के हाथों। कट्टरपंथी, एक कट्टरपंथी इंसान थे जिन्होंने इसका मृत्यु कर दिया, गोली मार दिया था इनको, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने। तो कट्टरपंथी था, तो फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी समझ लो कट्टरपंथी समझते हो ना, किसी भी धर्म के बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसको पूर्ण विश्वास रहना, उसी के अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, विरोध करता है। उसी तरह नाथूराम गोडसे ने विरोध किया, उनको मार दिया था। तो इनकी हत्या हुई थी, खुद ब खुद ये नहीं मरे थे, तभी तक और जिंदा रहते ना, 48 तक नहीं रहता इनका जीवन काल। नेक्स्ट क्या है? हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका जो एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, देखो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अपना जीवन काल होता है, मतलब कहने का मतलब अपने जीवन के बारे में लिखना, या जीवनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जीवनी होता है, इसके बारे में जान लो। एक होता है बायोग्राफी और दूसरा होता है ऑटोबायोग्राफी। जब अपने जीवन के बारे में कोई भी व्यक्ति जब खुद लिखता है तब उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। जैसे गांधी जो है अपने जीवन के बारे में खुद लिखे थे, एक बुक है उनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत ही फेमस बुक है ये, जो खुद से लिखे थे अपने जीवन के बारे में, उनका पूरा जीवन के बारे में इसमें कहानी है। और गांधी जी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो बचपन से लेकर पूरा तक, तो ये बुक पढ़ सकते हो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने कैसे ग्रो किया, कैसे बढ़े, कैसे पले, सब इसमें बताए हुए हैं। वो उनकी क्या कमियां थी, ठीक है ना, अपने कमियों के भी बारे में इस बुक में उन्होंने बताए हैं। तो ये बुक उन्होंने खुद ने लिखे थे, इसलिए उसका नाम दिया गया ऑटोबायोग्राफी। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। अब इसके साथ साथ क्या उन्होंने बहुत सारे, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे, जो है उन्होंने आर्टिकल लिखा, यानी पत्रिका लिखा, जो पेपर टाइप का आता है ना, बुक, छोटा छोटा पतला पतला बुक जो आता है, तो उस टाइप का पत्रिका होता है। तो उन्होंने ये पत्रिका बहुत सारे लिखे जो यंग इंडिया के लिए था, यानी यंग पीपल के लिए था, जो लोग यंग थे उसके बारे में इन्होंने लिखा करते थे, बहुत सारे आर्टिकल लिखा करते थे। एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेशन, और अपना जो है स्पीच दिया करते थे हर एक अवसरों पर, डिफरेंट अवसरों पर अपना भाषण दिया करते थे यंग इंडिया को, ठीक है, लोगों को जागरूक किया करते थे। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडेमेटिक इंग्लिश। देखो ये क्या थे, ये भाषण तो देते थे, पत्रिका लिखा भी करते थे, इन्होंने बुक भी लिखा था। उनके साथ साथ क्या थे, इनका जो मौलिक सिद्धांत था, ठीक है ना, सिर्फ मौलिक सिद्धांत नहीं था, ये बहुत ग्रेट मास्टर भी थे शालीनता के। केस्ट का मतलब होता है शालीनता, इनका व्यवहार ही बहुत अच्छा था, प्यारा व्यवहार था। और उनका जो मुहावरे भरे इंग्लिश जो थे, मुहावरा भरे इंग्लिश जो कहते थे या भाषण में यूज करते थे, वो बहुत ही बड़ा महान, मतलब मुहावरेबाज थे, ठीक है। पॉलिटिक्स के होते हुए देखो क्या है, सबसे पहले तो ये पॉलिटिक्स थे, इंडियन पॉलिटिक्स में भाग लिए। उसके बाद ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे, आध्यात्मिक नेता भी थे, साथ में एक अच्छा वक्ता भी थे, भी थे। अपने बुक भी लिखते थे, भाषण भी दिया करते थे। और उनका जो मुहावरे भरे जो भाषण रहता था या उनका जो व्यवहार जो शालीनता का था, वो बहुत ही महान था, यानी मास्टर डिग्री की, मास्टर तरीके से था उनका जो था कुछ भी जो है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन। ये जो हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इसमें गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो पढ़ना है हम लोगों को,
वो इंडियन सिविलाइजेशन की नींव के बारे में पढ़ना है, साउंड फाउंडेशन, सभ्यता के नींव के बारे में पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर के अंदर। एंड विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, कि हमारा जो सभ्यता था समय के साथ, समय बदलता रहा लेकिन फिर भी जो हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, वो आज तक नहीं बदला। उस बदलते माहौल में भी हम लोग खड़े रहे, चाहे कोई भी परेशानी रही, हमारा जो संस्कृति आज तक नहीं बदला है। तो इसके बारे में पढ़ना है। साथ साथ में क्या है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। ठीक है, देखो मटेरियलिटी का मतलब होता है बाबू यहाँ भौतिक चीज़ें, ठीक है, जैसे कुछ ही भौतिक चीज़ें, जैसे मोबाइल सब हो गया, लैपटॉप हो गया, किताब हो गए, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाते हैं, क्या हो गया करने चलिए। अरे तो यहाँ कह रहा है कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जो यूरोप का जो सभ्यता है, यूरोप की जो सभ्यता है, उसका जो टेंडेंसी क्या होती है, यानी वो अग्रसर होते हैं किसकी ओर, भौतिकवाद चीज़ों की ओर, भौतिक जो चीज़ें हैं उसकी वो पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहा है कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, लेकिन हम लोग को जिस सभ्यता है, जो भारत की जो सभ्यता है, वो किसको एलिवेट करता है, वो किसको बढ़ावा देता है, तो मोरल बीइंग को, नैतिकवाद को या नैतिकता को बढ़ावा देता है हमारा सभ्यता या इंडियन सिविलाइजेशन है उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को याद करने की जरूरत है, ध्यान से रखो कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किसको टेंडेंसी दे रही है, किसको बढ़ावा दे रहा है, अरे हट, ये ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का आता है बाबू, इसलिए ध्यान रखो इसको। प्रिविलेज द मैटेरियलिटी, यानी भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है। दो चीज़ें भौतिक हैं, यानी मशीन उशीन जो भी चीज़ें हैं भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है ये। और हमारे जो सिविलाइजेशन है वो किसको बढ़ावा दे रहा है, मोरल बीइंग को, यानी नैतिक वाली चीज़ों को, जो नैतिक वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देता है। तो ये मेन डिफरेंस है यूरोपियन सभ्यता के बारे में और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में या भारतीय सभ्यता के बारे में है। तो हम लोग को बारे में इस बुक में यही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तुम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट द गांधी जी, तो गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं तो बहुत कुछ जान गए हैं गांधी जी के बारे में, जान गए हैं ना। सबसे पहले तो इनका नाम जाने कि मोहनदास करमचंद गांधी जी है, इनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुआ था 1948 में हुआ था। इनका पॉपुलर नाम है बापू और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता भी बोलते थे, ठीक है। और ये क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर और पॉलिटिकल लीडर थे। तो इतना चीज़ें हम लोग इसके बारे में जान गए, इनका मृत्यु कब हुआ, तो इसमें तुम लोगों को लिख कर लाना है, ठीक है, लिखा जाएगा ना, लिख तो ले गई। नेक्स्ट है व्हाट डिड द गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, गांधी जी ने बिहार के लिए क्या किया था, बिहार के किसानों के लिए क्या किए, अगर जानते हो तो लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर, सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हैं और कल्चर से क्या समझते हैं, ठीक है। तो आगे इसका डेफिनेशन तुम लोग को मिल जाएगा थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, तो होली जो स्क्रिप्चर जो है वो पूरे विश्व के ह्यूमन को क्या वैल्यू बताता है उसके बारे में जानना है। शायद इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन अभी तुम लोगों को फिलहाल में तो एक ही चीज़ लगता है मिल पाएगा इस चैप्टर से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं,
ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी क्या कहते हैं, तो ये पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला देख लो क्या है कि इंडिया बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि जो भारत की जो सभ्यता है वो जिस तरह से विकास किया है, आगे और बढ़ा है, ठीक है ना, जिस कारण से आगे की ओर बढ़ा है पूरे दुनिया में, इससे कोई तोड़ नहीं पाया है। ठीक है ना, किसी तरह का भी परेशानियां हो जाए कोई इसको आज तक तोड़ नहीं पाया है, और ये लगातार वृद्धि करता ही जा रहा है हमारा जो सिविलाइजेशन है। और हम लोग देखो आज भी क्या है ना, वही सिविलाइजेशन के अंदर जी रहे हैं। हम लोग का अभी तक सिविलाइजेशन चेंज नहीं हुआ, हालांकि आज तक बहुत चेंजिंग आ रहा है। लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, आज अपनाते जा रहे हैं ना, अपना संस्कृति भूलते जा रहे हैं अभी, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे शहरों में ख़त्म हो गया है लगभग में, लेकिन अभी तक भी गांव में बचा हुआ है हमारा संस्कृति, है ना। खास करके गांव में तो पूरी तरह से बचा ही है। जो बहुत सारे डेवलप शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस समय लगभग हमारा संस्कृति बदल गया। हम लोग किसका सभ्यता अपनाने लगे हैं? वेस्ट का, यूरोप का सभ्यता, विदेशों की सभ्यता को अपनाने लगे हैं कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में। चलो देखो क्या गांधी जी कहते हैं। यही कह रहे हैं कि गांधी जी को ये विश्वास था कि इंडियन जो सिविलाइजेशन जिस तरह से ग्रो किया, जिस तरह से बढ़ा है उस पूरे वर्ल्ड में, ये अब विश्वसनीय है और इसको कोई तोड़ नहीं पाया है। ठीक है ना, अभी तक बरकरार है, कहने का मतलब है। अब देखो, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय द आवर्स एंसेस्टर। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर के द्वारा, एंसेस्टर का मतलब होता है बाबू हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा जो बीज बोया गया है, ठीक है, सभ्यता का, किसका बीज बोया गया है? तो सभ्यता के बीज जो बोया गया है और संस्कृति का जो बीज बोया गया है वो किसी के बराबरी नहीं कर सकता। मतलब इसकी बराबरी, इंडियन सिविलाइजेशन की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। कुछ इस तरह का संस्कृति है हमारा। ठीक है, फिर देखो, रोम वेंट ग्रीस शेयर द, यहाँ कह रहे हैं कि रोम का जो संस्कृति था, रोम भी यूरोप में पड़ता है, रोम का जो संस्कृति था बाबू वो चला गया। चला गया मतलब खत्म हो गया। जो उनका अपना संस्कृति जो पूर्वजों से चलता आ रहा था वो वहाँ का संस्कृति खत्म हो चुका है। ग्रीस शेयर, ग्रीस कहाँ चल गया? सेकेंड पेज वाले, ग्रीस फेट सेम द माइट ऑफ, क्या करा, सेम। देखो रोम तो खत्म हो गया, उनकी संस्कृति, जो भी पूर्वजों का उनका जो संस्कृति थे रोम का, रोम देश का, वो खत्म हो चुका है। उसी तरह ग्रीस में भी क्या हुआ? खत्म हुआ, सेम उसी प्रकार। ठीक है, द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन। बंद करो इसको रे। एयरप्लेन मोड में कर दो उसको। लाइव नहीं चल रहा है। देखो बाबू, यहाँ क्या है कि रोम का खत्म हो गया संस्कृति, ठीक है ना, उसी तरह ग्रीस देश में हुआ, खत्म हो गया है। द माइट ऑफ द फेरोस, ठीक है, ये इजिप्ट के शासक को फेरोज कहा जाता है। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो मिस्र देश से मिस्र के राजा को बोला जाता था फेरोस। द माइट ऑफ द फेरोस वाज ब्रोकन, यानी फेरोस की जो शक्तियां थी, शक्तिशाली जो फेरोस वहाँ शासक हुआ करते थे, उसकी भी शक्ति क्या हो गई? टूट गई, खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो देश है वो
वेस्टर्न की सभ्यता को अपना लिया। जापान का भी अपना कोई संस्कृति नहीं बचा, ठीक है ना, अपना लिया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में बाबू कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया की जो संस्कृति है वो अभी तक बरकरार है, ठीक है ना। कहने का मतलब सभी देशों की संस्कृति जो है धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है, इंडिया ही ऐसा देश है जिसकी सभ्यता जो है या संस्कृति जो है पूर्वजों से चलती आ रही है और आज तक बरकरार है, इसको कोई बदल नहीं पाया है। Somehow other sound at the foundation, the people of Europe learned their lesson from the writing of the main Greece, Rome, which exist no longer in their former glory। देखो यहाँ कह रहे हैं कि somehow other sound of the foundation, यानी अलग तरीके से देखें तो संस्कृति की जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, जो नींव रखी गई है, ठीक है, द पीपल ऑफ यूरोप, यानी पीपल ऑफ यूरोप, यूरोपों का जो सभ्यता की जो नींव रखी गई है वो जो सीखते हैं किससे, मैन ऑफ ग्रीस, उन्होंने ग्रीस से सीखा है, ग्रीस वाले लोगों से उनकी सभ्यता लिखी गई है, या उनकी जो सभ्यता थी ग्रीस वाले लोगों ने लिखा था और उन्हीं के आधार पर रोम वाले चल रहे हैं, ठीक है ना, रोम वाले चल रहे हैं। एग्जिस्टेंस नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है, और जो वो मतलब आगे चलकर जो इनकी सभ्यता जो थी वो आगे चलकर ज़्यादा समय तक विकसित नहीं हुई और सभ्यता ज़्यादा दूर तक चमक नहीं पाई। नेक्स्ट है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ द ग्रीक एंड द रोम, ठीक है। अब जो रोम या यूरोप के जो लोग हैं ये सोच रहे हैं कि ग्रीस का जो संस्कृति था वो खत्म हो गया है और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ जो भी सब संस्कृति और सभ्यता था जो यूरोप वाले लोग पढ़ रहे थे, यानी कहने का मतलब हम लोग का जो संस्कृति है पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया है हम लोग उसी तरीके से ना काम कर रहे हैं। आज हर तरीके से काम होता है, तो उसी तरह क्या होता है, यूरोपियन वाले जो लोग थे वो इसको संस्कृति बताने वाले थे ग्रीस वाले ने ही लोग जो लिखे थे इनकी सभ्यता को। लेकिन अब क्या है, ये कह रहे हैं कि यूरोप वाले कह रहे हैं कि ग्रीस तो खत्म हो गया, ग्रीस का सभ्यता तो खत्म हो गया, वो कुछ गलतियाँ किए होंगे तो गलती के कारण उनका सभ्यता क्या हो गया, खत्म हो गया। और इन लोगों का कहना क्या है कि जो गलती इन लोगों ने किया था वो हम लोग नहीं करेंगे और हमारा सभ्यता जो है अच्छे से चलता रहेगा। इन लोग का मानना कुछ इस प्रकार है। लेकिन देखो क्या होता है कि सच इज दियर पेटिवल कंडीशन, लेकिन ये जो है गांधी जी बता रहे हैं कि ये जो इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल है, यही सोचना इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। कहने का मतलब है कि जो पढ़ा रहा है, जिस वे में पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते पढ़ाते मान के चलो अगर ख़त्म हो गया, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो जो पढ़ने वाले हैं वो उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते ठीक ना। कहने का मतलब जब यहाँ ग्रीस वाले लोग बर्बाद हो गए जो इन लोगों को संस्कृति बताएं, तो क्या यूरोप वाले लोग बर्बाद नहीं होंगे, उनका स्थिति खराब होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये खराब हो जाएगा। लेकिन इन लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग सुधार लेंगे। यही उन लोगों का पेटिवल कंडीशन है और बदतर स्थिति है यूरोपियन लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी कि इन द मिड्स ऑफ द ऑल दिस, यानी इन सबों के बीच, इन सबों के बीच यानी रोम का संस्कृति खत्म हो गया, ग्रीस की खत्म हो गया, फेरोज की जो शासक की शक्तिशाली थी, जापान का संस्कृति खत्म हो गया, यहाँ तक कि चाइना का भी कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरह का संस्कृति था। इन सबों के बदलते हुए कंडीशन में भी भारत की जो संस्कृति रही वो कैसे रहा, बरकरार रहा। यानी इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इनके बावजूद भी भारत की जो संस्कृति थी वो इमूवेबल रही, अचल रहा, यानी अपने पैर से ये लड़खड़ाया नहीं। भारत की जो संस्कृति था
सब कुछ तबाह हो गया, यानी हर देश का जो संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो चुका था, लेकिन भारत की संस्कृति खत्म नहीं हुआ। और यही भारत की चमक है, यही भारत की ग्लोरी है, जो अपने संस्कृति को अभी तक बचाए रखी है, यानी हमारी जो सभ्यता है। नेक्स्ट है इट इज चार्ज। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल सो अनसिविलाइज्ड। यहाँ देखो यूरोप वाले जो क्या है कि भारत पर यहाँ इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम लगाते हैं, तो देखो कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। यहाँ कह रहे हैं यूरोपियन वाले कि इंडिया के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य लोग हैं। भारत वाले को क्या कह रहे हैं ये कि ये यहाँ के लोग कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इन इग्नोरेंट हैं, यानी अनपढ़ टाइप के हैं, एंड स्टोलिड हैं, और दृढ़ टाइप के हैं, यानी पत्थर की तरह हैं, पत्थर की तरह लोग हैं। यहाँ पर भारत के लोगों के बारे में ये बोल रहे हैं। कौन बोलता है भारत के बारे में ऐसा बात? यूरोपियन वाले लोग कह रहे हैं कि भारत के लोग तो अनपढ़ हैं, असभ्य हैं, और ये हाथी टाइप के हैं। हाथी टाइप का समझ रहे हो ना, हाथी टाइप के इंसान है ये। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस। और इनको कोई बदल नहीं सकता, और ये इम्पॉसिबल नहीं है इन लोगों को बदलना, क्योंकि वे लोग कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड है, इनगोरेंट है और स्टोलिड हैं। ठीक है, असभ्य होने के साथ अनपढ़ भी हैं, जिसके चलते इनको बदलना आसान नहीं है। ठीक है, अब देखो गांधी जी कह रहे हैं कि इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ठीक है, अब देखो ये जो आरोप लगा है, चार्ज का मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं समझ जाना ये मोबाइल वोबाइल चार्ज करने वाला जो चार्ज होता ना है, ठीक है, वो वाला चार्ज नहीं है। यहाँ चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, किसी पर गलत आरोप लगा देना, तो चार्ज का मतलब यहाँ पर वो है कि भारतीयों पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत के लोग कैसे हैं, असभ्य हैं, अनपढ़ हैं और हठी टाइप के इंसान हैं। इसलिए इन लोगों को बदलना बहुत ही मुश्किल है, और ये इन लोग खुद अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया वाले, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी ये जो आरोप है बिल्कुल में हमारी मेरिट पर है, यानी हमारे गुण पर ये आरोप लगाया गया है। ठीक है ना, यूरोप वाले जो आरोप लगाए हैं हमारी बिल्कुल किस पे आरोप लगा है, मेरिट पर लगा है, हम लोगों के गुण पर लगा है। अब व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ द एक्सपीरियंस। देखो बाबू एनविल, ये बहुत ही एनविल देखो वो चीज़ें होता है, ये पहले जान लो। ऐसे देखो लोहार को या अथी पीटने के लिए लोहा को अथी रखता है, कुछ पीटने के लिए रखता है ना, बहुत सारा बड़ा सा लोहा रखेगा, उस पर रख कर चीज़ें को हथौड़ी मारकर पीटता है, तो उसको शायद निवाही क्या कहा जाता है, वही चीज़ें हैं यहाँ एनविल। तो वो जो एनविल होता है, यहाँ कह रहे हैं गांधी जी कि हम लोगों ने टेस्ट किया है एंड फाउंड ट्रू, और ये सत्य पाया है। क्या किया है, टेस्ट किया। किसका टेस्ट करते हैं ये, किसके टेस्ट किए हैं इन्होंने, तो हमारी सभ्यता का टेस्ट हुआ है। और इन्होंने क्या पाया है, एक सही पाया है, यानी हथौड़ा जो पीट कर, यानी पीटने के बाद जो चीज़ें बनता है, ठीक है, किस तरह से वो कारगर हो जाता है ना कारगर, उसी तरह से इन्होंने टेस्ट किया और अपना अनुभव से इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ये चार्ज जो लगा हुआ है, एक तरह से मान लिया जाए तो बिल्कुल सही लगा हुआ है चार्ज। आरोप जो लगाए हैं लोग सही लगाए, हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं। अब क्यों नहीं बदलना चाहते हैं, तो देखो वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग की ये साहस नहीं है कि इसको हम लोग बदल लें, अपनी संस्कृति को हम लोग बदल लें, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति को जान चुके हैं कि हमारा संस्कृति खराब नहीं है। जब हमारा संस्कृति खराब नहीं है तो हम लोग चेंज क्यों करें। ठीक है ना, संस्कृति अगर किसी का खराब होता है ना, जो चीज़ खराब रहता होता है ना उसको बेहतर किया जाता है, लेकिन जब चीज़ हमारा बेहतर है तो उसको फिर से बेहतर करने से क्या फ़ायदा, और खराबी होगा ना वो बेहतर करने के चक्कर में। क्या हुआ तुम लोगों को रे, क्या हो गया,
दूसरा देखो, तो यही कह रहे हैं गांधी जी कि जिस अनुभव से हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, जो हमारी सभ्यता जो है, इतना अनुभव किया है कि हम लोगों की हिम्मत नहीं है, ये साहस नहीं होता है कि हम अपना सभ्यता को चेंज कर लें। ठीक है। many thrust their advice upon India। अब देखो बाबू, बहुत सारे many यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं इंडिया पर थोपते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है बाबू किसी चीज का इल्जाम लगा देना या थोप देना। ठीक है ना, गलती कोई करता है किसी पर कैसे थोप दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यूरोप वाले बहुत सारे लोग इंडिया पर थोपते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। फिर भी जो क्या है, हमारा जो सभ्यता है स्टडी है, बिल्कुल जैसे के तैसे है। चाहे जो भी कुछ कर ले, हमारी सभ्यता बदल ली नहीं और नहीं बदल सकती है अभी तक। चलो कुछ भी कह रहे हैं, जब हम सही हैं तो लोगों से बोलने से क्या फ़ायदा, हम ठीक है तो ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह भारत की सभ्यता, बहुत सारा आरोप लगाते हैं कि ऐसे है इंडिया का सिविलाइजेशन, ऐसा सभ्यता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारा जो सभ्यता है अभी तक जैसा का तैसा है, नहीं बदला है, ठीक है ना। और दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी सुंदरता है, और यही भारत की सुंदरता है बाबू, कि अभी तक नहीं बदला। जैसे होता है ना, बहुत सारा हम लोग का सभ्यता ऐसा है कि जो बहुत लोगों का अच्छा नहीं लगता, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। अभी भी देख लो, जैसे जो लोग चाहे किसी चीज़ में, शादी विवाह में हो, चाहे किसी चीज़ में कोई भी काम अगर होता है, तो आजकल के लड़कों को बहुत चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे माँ थी, पापा हैं या दादा हैं, उसको उस चीज़ को करते ना हैं। और हम लोग को हो सकता है अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, पूर्वज हमारे लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को कर रहे हैं, करते हैं ना। हम लोग कितनों बावजूद भी अगर बोल दोगे फिर भी वो लोग करेंगे। तो यही तो हमारी सुंदरता है कि हम लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी सभ्यता को, चाहे किसी तरह का चीज़ें जो है, और जो हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं और अंत काल तक बने हुए हैं, और यही भारत की सुंदरता होती है। और इट इज़ द सीट एंकर ऑफ द आवर होप, और यही हमारा आखिरी उम्मीद है या मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। हम लोग का यही उम्मीद है, या कोई रास्ता नहीं, यही एक आखिरी रास्ता है बाबू। सीट ऑफ एंकर ये होता है मुख्य आधार होता है, हमारा उम्मीद का यही मुख्य आधार है। सीट एंकर ऑफ आवर होप, नहीं बदल रहा। तो इस तरह का हमारा सिविलाइजेशन अभी तक चल रही है, ठीक है। तो आज तक क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे कल बताया जाएगा। तो जितना ही बताया गया है समझ में आया सभी लोगों को, कहानी समझ में आया ना। बंद कर दो बाबू।